नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक। तो आप देख रहे हैं हम अपने कारक टॉपिक को लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और काफी अच्छे से हमने इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझी हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर समझा कारक किसे कहते हैं और कारक का क्या एक उपयोग होता है किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में और किसी भी एक पैराग्राफ में। यानी कि जब आप कारकों के बिना किसी वाक्य को पढ़ते हैं, विभिन्न जो ये आपकी विभक्तियां हैं, ये कारक चिन्ह हैं, ये परसर्ग हैं, तो क्या होता है कि आपको कोई भी बात जो है अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आती, कोई भी बात कोई भी भाव जो है आपको स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कारक के भेदों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में आपको पूरा एक जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर बताया था और एक पूरा एक चार्ट आपको बना के दिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन सा जो कारक है उसकी कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने काफी सारी चीजें पढ़ी और उसके बाद ही हमने यहाँ पर इन विभक्तियों के बारे में जाना। तो इस तरह से मैंने आपको कारक के विषय में बताया कि आखिर कारक होता क्या है और उसके बाद परिभाषा और साथ ही कहीं कहीं पर कारकों को विभक्तियां भी कहते हैं, यानी कि उनके जो चिन्ह होते हैं उनको हम विभक्तियां कहते हैं और उन्हें परसर्ग भी कहते हैं साथ में। तो वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की। उसके बाद कारकों के जो 8 भेद हैं उनको बताया और फिर 8 भेदों को हम यहाँ पर आगे जो है क्लियर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको हर एक भेद की अलग अलग विभक्ति जो है वो बताई, यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, करण कारक की विभक्ति क्या है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, अपादान कारक की विभक्ति, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने अपने लास्ट सेशन में कर्ता कारक यानी कि जो पहला हमारा भेद है कारक का, वो हमने यहाँ पर पढ़ा कर्ता कारक। तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कर्ता कारक में? हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि जो साफ साफ हमें काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अनिल ने रामायण पढ़ी। ठीक है, अनिल ने रामायण पढ़ी। अब यहाँ पर रामायण पढ़ने का काम किसने किया? अनिल ने। तो आप देख सकते हैं सारे वाक्य जितने हमने यहाँ पर लिखे हैं, अनिल ने रामायण पढ़ी, प्रणव ने खाना खाया, पिताजी ने रुपए दिए, गौतम ने फूल तोड़ा। तो ये सारे काम जो है कर्ता कारक को यहाँ पर कर्ता कारक को बता रहे हैं, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 वाक्य यहाँ पर इस तरह के लिखे हैं जिसमें कर्ता कारक की विभक्ति नहीं लगी है। वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था और कुछ चीजें मैंने लिखी भी है यहाँ पर कि यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति क्यों नहीं लगी है। जीआईसी प्रभाव, जीआईसी प्रभाव बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? हैंड रेज करके बताएंगे, हाथ खड़ा करके बताएंगे। जीआईसी प्रभाव, वेरी गुड। जीआईसी मोती नगर, जीआईसी मोती नगर, आवाज आ रही है सभी बच्चों को? जीआईसी प्रभवन, बच्चे कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। गुड मॉर्निंग मैम।
वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 7th के बच्चे हैं आप? यस मैम। यस, तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चा अभी हम यहाँ पर? कर्ता कारक मैम। कर्ता कारक, ये हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है कारक। और यहाँ पर हम कारकों के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला भेद है कर्ता कारक। लास्ट सेशन में क्लास अटेंड की थी आपने? जो इससे पहले का सेशन था हमारा हिंदी का। मैम हम तब नहीं थे। अच्छा, तो कारक आपने पढ़े हैं? क्लास 6 में पढ़े कभी कारक? मैम नहीं। अच्छा, तो आपको नहीं पता कि कारक किसे कहते हैं? यस मैम। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और जैसे कि मैंने आप लोगों को, इसीलिए मैं हर बार आपकी क्लास शुरू करने से पहले शुरुआत से ही आपको चीजें रिवाइज करवाती हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएं कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। चलिए बैठ जाइए बच्चा। कोई भी डाउट होता है तो खुद से पूछ लिया कीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ हमें समझ नहीं आ रहा है, अनम्यूट करना जरा। यदि आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, तो आप जरूर पूछिए। ठीक है बच्चे? यस मैम। हाँ, तो ऐसे नहीं बैठेंगे, यहाँ से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे नोट भी करते जाएंगे, और यदि समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप पूछेंगे भी। जीआईसी मोती नगर, क्या आप क्लास 7 के बच्चे हैं? जीआईसी मोती नगर हैंड रेज करके बताएंगे, क्या आप क्लास 7 के बच्चे हैं? बच्चे आपके माइक से अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप जब भी क्लास में बैठे हैं अपने माइक को चेक करके बैठे हैं, अपने माइक के सेल वगैरह चेक करके बैठे हैं, और दूसरा माइक यदि हो तो उसको भी रेडी करके रखें। आपके माइक से आवाज नहीं आ रही बच्चे। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। नोट करते रहिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, और नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास में बैठे, जिस तरह से आप अपनी बुक नोटबुक लेकर रेडी रहते हैं, उसी तरह से आप माइक लेकर भी रेडी रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमें यहाँ पर बताया कि कारक आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो आपको यहाँ से नोट नहीं करना है, आपको शुरुआत से मैं कुछ चीजें बताऊंगी, आपने वहां से नोट करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसीलिए मैं हर बार आपको यहाँ पर सेशन जो है उसमें पिछले सेशन में जो पढ़ाया उसे रिवाइज करवाती हूँ। तो हमने कारकों के विषय में मैंने आपको ये बताया था कि कारक जो होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध होता है वो क्रिया के दूसरे शब्दों के साथ वो बताते हैं। ठीक है, क्रिया या फिर दूसरे शब्दों के साथ वो बताते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए बताया था कि श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। बाण रावण की नाभि में जा लगा। अब आपको यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये सब कुछ तो समझ आ रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो वो हमें समझ नहीं आ रहे कि आखिर यहाँ पर इनका यूज क्या है, आखिर इनका काम क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो एक बार इन्हें हटा के पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें इनका यूज जानना था, हमें इनका उपयोग जानना था कि आखिर इनका प्रयोग क्या है यहाँ पर। तो हमने कहा ठीक है, इन्हें एक बार हटा के देखते हैं कि क्या इनसे फर्क पड़ता है। तो हमने पढ़ा एक बार। चलिए कोई भी एक बच्चा इसे विदाउट जो हमने अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स उसके बिना पढ़िए। चलिए फटाफट माइक लीजिए बच्चा। जीआईसी प्रभाव, माइक लीजिए। श्रीमान महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। श्रीमान लंका राजा श्रीमान रावण नहीं मारा। बच्चे, श्रीमान नहीं है वो, श्री राम है, श्री राम। यस, श्रीमान लंका श्री श्री राम राम। लंका
श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम लंका राजा रावण मारा। श्री राम रावण बाढ़ मारा। बाढ़ रावण नाभि जा लगा और रावण मृत्यु हो गई। राम धर्म रक्षा रावण मारा। तो समझ आ रही है आपको चीजें? यस मैम। क्या समझ आया यहाँ पर आपको? जैसे लाइन आप देख रहे हैं कि अगर हम इस तरह से पढ़े कि श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे, तो हमें बिल्कुल भी अर्थ जो है उसका अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, श्री राम लंका राजा रावण मारा। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि हम जब इन विशेष प्रकार के चिन्हों को यहाँ से हटा देते हैं तो हमें वाक्य में आए हुए जो भाव हैं, भाव क्या है? जैसे हमने कहा श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहे हैं, हमें भावों को स्पष्ट कराने में मदद कर रहे हैं। अब आप इनके साथ पढ़िए एक बार। श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम रावण को बाढ़ से मारा। बाढ़ रावण की नाभि में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। वेरी गुड। तो अभी सबको क्लियर हुआ ना कि क्या लिखा हुआ है ये? यस मैम। 1 मिनट में सारा अर्थ जो है अच्छे से हमें समझ आ गया। तो यही है वो कारक जो क्या करते हैं, वाक्य में आए हुए भावों को समझने में हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि अगर हम इनको ना लगाएं तो हम वाक्य के अर्थ को ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि आखिर क्या कहने की कोशिश की गई है। ठीक है ना? तो हमें समझ नहीं आएगा एक बार में कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यही है कारक। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के हैं, जहाँ पर हमने देखा कि राम ने, ठीक है, अब राम ने मारा, राम कौन है? कर्ता है, काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हमने इसकी अलग विभक्ति बना दी। फिर हमने कहा लंका के राजा, लंका के राजा यानी कि वो लंका और उसके राजा का संबंध है आपस में। ऐसे ही हमने कहा दशरथ के बड़े पुत्र, तो राजा दशरथ और उनके बड़े पुत्र का संबंध। ठीक है, अब यहाँ पर रावण को, रावण हो गया कर्म जिसको मारा। ठीक है, और किससे मारा? बाण से मारा, तो बाण हो गया उसका साधन। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की ये विभक्तियां लगी हुई है, अलग अलग तरह के विभक्ति चिन्ह जो अलग अलग चीजों को शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब इसी के आधार पर बैठ जाइए बच्चा आप। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिए, उनको तो लिखना तो होगा ही ना कि किसी विशेष प्रकार के चिन्ह से। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, किसी को हमने के लिखा है, किसी को हमने से लिखा है, किसी को हमने को लिखा है, किसी को हमने के लिए लिखा है। ठीक है, किसी का हमने का लिखा है। ठीक है, या मैं लिखा है, या पर लिखा है, या इस तरह से। तो ये अलग अलग तरह के आपके कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह हैं और उन्हीं चिन्हों को, यानी कि इनको ही हम कहते हैं विभक्तियां। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विभक्तियां। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर समास आप लोग को पढ़ाया था। क्या आपने टॉपिक पढ़ा था समास? जो हमने समास पढ़ाया था इससे पहले, कारक से पहले जो हमने समास यहाँ पर पढ़ाए थे, तो आपने समास टॉपिक पढ़ा था? नहीं पढ़ा था किसी ने भी? नहीं। तो देखिए, इस तरह से अगर आप क्लास में बैठते हैं तो बच्चे नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करेंगे ना तभी आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अभी आप क्लास 6 में हैं, ये सारे टॉपिक आपके क्लास 7th में आ गए हैं और ये सारे टॉपिक आपके अब धीरे धीरे व्याकरण में हैं। तो समास में जब मैंने यहाँ पर आपको समास का पहला भेद
तत्पुरुष समास जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें भी आपको वहीं से मैंने आपको बता दिया था कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे समास, क्योंकि कारक, क्योंकि उसमें मैंने जब आपको तत्पुरुष समास बताया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें बीच में आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कारकों को प्रकट करने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आपको कर्ता कारक को स्पष्ट करना है तो आप कर्ता कारक की विभक्ति यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह लगाएंगे। अगर आपको कर्म कारक की विभक्ति अगर लगानी है तो वहां पर कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह लगाएंगे। अगर आपको करण कारक की विभक्ति अगर लगानी है तो वहां पर करण कारक की विभक्ति का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। मैंने बताया कि कारकों को प्रकट करने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में मैंने कारक और उनकी विभक्तियां यहाँ पर इस तरह से बताई है। देखिए परसर्ग भी उन्हीं को कहा जाता है क्योंकि वो उसके बाद लगते हैं। तो जितने भी कारक होते हैं उसके आधार पर कारकों के इतने सारे भेद हमने यहाँ पर पढ़े। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। तो इस तरह से देखिए उनके कारक और उनकी विभक्तियां, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपने याद करना है। कारक और एवं उसकी विभक्तियां, अगर कर्ता कारक है तो उसकी विभक्ति होगी ने। ठीक है, इसे जरूर नोट डाउन करें और याद करके आए घर से। देखिए मैंने आपको लास्ट सेशन में भी यही होमवर्क दिया था कि आप घर से इसे याद करके आएंगे, यानी कि इन विभक्तियों को याद करके आएंगे। अगर कर्ता कारक है तो उसका विभक्ति चिन्ह है ने। अगर कर्म कारक है तो उसका विभक्ति चिन्ह है को। अगर करण कारक है तो उसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। अगर संप्रदान कारक है तो उसका विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। अपादान कारक है तो फिर से उसका विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक है तो उसका विभक्ति चिन्ह है काके की, रारेरी। अधिकरण कारक है मैं और पर। अब देखिए कर्ता कारक, तो शुरुआत में ही हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं सारे कारकों को कि यदि कर्ता कारक है तो उसका काम क्या होता है। ठीक है, ये नोट कर रहे हैं आप, ये नोट कर रहे हैं, ये चार्ट आप हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। यस, फटाफट नोट कीजिए इसे। कारक एवं उसकी विभक्तियां, कारक एवं उसकी विभक्तियां याद भी करेंगे घर पर। कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की विभक्ति को। अब देखिए कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक यानी कि जो काम करने वाले व्यक्ति को बताता है। जैसे हमने हर जगह कहा है कि श्री राम ने लंका के राजा रावण को। ठीक है, श्री राम ने यानी कि काम जो कर रहा है उसके साथ हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, कर्ता कारक की विभक्ति ही लगाएंगे और कर्ता कारक की विभक्ति है ने। ठीक है, फिर हमने कहा कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, जो काम किया जाता है। ठीक है, जहां पर जो है कर्म कारक क्या होता है, क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिया का फल है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। तो हमने कहा रावण को। ठीक है, क्रिया किसके साथ हुई, किसने की, राम ने की, यानी कि राम ने मारा बाण से, किसको मारा, रावण को। ठीक है, उसके बाद करण कारक। करण का अर्थ होता है एक तरह से साधन या माध्यम। ठीक है, करण का क्या अर्थ होता है, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो बाण से, ठीक है, हमने कहा किससे मारा, बाण से। तो रावण को मारने का साधन क्या है, बाण है, बाण से मारा। ठीक है, या अगर हम, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी उदाहरण दिया था कि चाकू से फल काटो या चाकू के द्वारा फल काटो। तो फल काटने का साधन क्या है, चाकू है। तो ये करण कारक की विभक्ति है।
अगला है संप्रदान कारक की विभक्ति। संप्रदान कारक की विभक्ति जो होती है वो होती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, ये है आपकी संप्रदान कारक की विभक्ति। संप्रदान कारक में जैसे हम क्या कहेंगे कि विमल पिताजी के लिए फल लाया, तो विमल ने क्या किया, पिताजी के लिए कुछ काम किया, विमल पिताजी के लिए फल लाया। या पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी, पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। तो जहां पर देने वाली बात की जाती है या किसी के लिए कुछ काम किया जाता है वहां पर आपका आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए या फिर को, ठीक है। उसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति है से, और अपादान का अर्थ होता है पृथक्करण। अपादान का क्या अर्थ होता है, पृथक्करण, यानी कि अलग होना। तो जहां पर अलग होने का भाव प्रकट होता है, पृथक्करण का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जहां पर तुलना की जाती है तो उसकी विभक्ति भी है आपका से, ठीक है। अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पत्ते अलग हो रहे हैं पेड़ से, ठीक है। बच्चा साइकिल से गिर गया, ठीक है, ये भी आपका अपादान कारक है क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोई चीज जो है दूर हो रही है, साइकिल से गिर गया। उसके बाद आता है संबंध कारक। तो संबंध कारक की विभक्ति में मैंने आपको बताया था का, के, की, रा, रे, री, मा, मे, मी। जैसे राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, राजा का महल, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसी के हैं, तो ये संबंध कारक, इनका संबंध है उन चीजों से, ठीक है। उसके बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में मैंने आपको बताया था मैं या पर, अधिकरण कारक की विभक्ति मैं या पर। और उसके बाद था संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी कि जब हम किसी को संबोधित किया जाए, किसी को कुछ कहा जाए, तो वहां पर संबोधन कारक की विभक्ति लगती है हे, अरे, रे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ये 8 के 8 भेद सबने नोट कर लिए उनकी विभक्तियों के साथ? गुड, वेरी गुड। केवल नोट नहीं करने हैं, याद भी करना है, ठीक है। अब देखिए यही होता है जब आप लोग एक साथ क्लास में नहीं आते हैं या रेगुलर क्लास में नहीं आते, तो उससे क्या होता है, आपका जो एक तरह से टच है वो छूट जाता है और आपको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है यहाँ पर, और फिर आप उसको अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमने पहला पार्ट यहाँ पर लिया था कर्ता कारक, और कर्ता कारक की विभक्ति भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की थी। कर्ता कारक की विभक्ति है ने। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो, क्या हो, काम करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता कारक में मैंने आपको बताया, जैसे अनिल ने रामायण पढ़ी। अब रामायण पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है। कौन कर रहा है रामायण पढ़ने का काम, अनिल कर रहा है। और प्रणव ने खाना खाया, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, प्रणव कर रहा है। पिताजी ने रुपए दिए, रुपए देने का काम कौन कर रहा है, पिताजी। गौतम ने फूल तोड़ा, फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है, गौतम। तो इस तरह से यहाँ पर 2 और मैंने लिखवाए थे एक्स्ट्रा उदाहरण, जिसमें मैंने कहा था वरुण पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। नेहा स्कूल जाती है, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। अब ये दोनों भी आपके जो वाक्य हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि हमने कर्ता कारक की विभक्ति नहीं लगाई है। अच्छा, कौन बताएगा कि क्यों नहीं लगाई है कर्ता कारक की विभक्ति? यहाँ पर हमने कर्ता कारक की विभक्ति क्यों नहीं लगाई है, कौन बताएगा? आप उसके नीचे देख रहे हैं कुछ मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति क्यों नहीं लगती, इसके लिए कुछ हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर जो मैंने
आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट किया है वो मैंने लिखा है कि वर्तमान काल और भविष्यत काल में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ने की विभक्ति नहीं लगी है क्योंकि वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। तो आप देखेंगे वरुण पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा कौन सा वाक्य है? वरुण पुस्तक पढ़ेगा कौन सा वाक्य है? ये कौन से काल का वाक्य है? अच्छा, आपको काल पता है कितने होते हैं? कौन बताएगा मुझे काल कितने होते हैं? काल कितने होते हैं कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करो। यस, माइक लेंगे बच्चा, फटाफट कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। यस, फिर से बताइए। भूतकाल, हाँ जी, भविष्यकाल, हाँ जी, वर्तमान काल। वेरी गुड। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है? भूत का क्या अर्थ होता है? अच्छा मैम बच्चे ये बताइए, भूत। मैम जो बीत गया हो। वेरी गुड। नाम क्या है बच्चे आपका? क्लैप करेंगे सबसे पहले तो। मैम पवित्र, मैम पवित्रा, पवित्रा। क्लैप करेंगे पवित्रा के लिए। अभी कौन बोल रहा था कि भूतकाल जिसमें भूत रहते हैं? भूत यानी कि बीता हुआ, जो समय बीत चुका है। काल यानी कि समय, ठीक है। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, जैसे कि कल, ठीक है, जो आपका गया हुआ कल था, यस्टरडे, ठीक है, उसको कहते हैं भूतकाल। तो यहाँ पर हमने कहा कि वर्तमान काल और भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? मैम जो होगा। आने वाला समय, ठीक है। भविष्य यानी कि आने वाला, काल यानी कि समय, आने वाला समय। वर्तमान काल यानी कि जो प्रेजेंट में अभी हमारा टाइम चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमने एक लाइन जो है अंडरलाइन की है, जरा इसको पढ़िए आप जरा। मैम कौन सी? यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, ये वाली। वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ की विभक्ति नहीं लगती है। किसकी विभक्ति? आपने ढंग से नहीं पढ़ा, फिर से पढ़िए। मैम वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। हाँ जी, कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। देखिए ये भी आपके उदाहरण हैं कर्ता कारक के, लेकिन यहाँ पर आपके ने की विभक्ति इसलिए नहीं लगी है क्योंकि ये देखिए वरुण पुस्तक पढ़ेगा। पढ़ेगा कौन सा वाक्य है आपका? कौन से काल का वाक्य है? वेरी गुड, भविष्य काल का, ठीक है। नेहा स्कूल जाती है कौन सा वाक्य है? मैम मैम वर्तमान काल। हाँ, वर्तमान काल का। नेहा स्कूल जाती है, तो क्योंकि हमने कहा वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। समझ आया आप सभी को कर्ता कारक? यस मैम। चलिए गुड। तो इस तरह से नोट भी करते रहें और कोई भी डाउट हो तो उसे भी पूछते रहें। बैठ जाइए बच्चा। अगला है कर्म कारक। तो कर्म कारक में मैंने उसकी विभक्ति बताई थी को, ठीक है। जैसे हमने कहा श्री राम ने रावण को, ठीक है। तो रावण यानी कि वो क्या था? कर्म था, जिसको मारा उन्होंने, ठीक है। तो परसर्ग है को। तो जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया का फल जो है वाक्य में कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसको हम कहते हैं कर्म कारक की विभक्ति। कर्म कारक कहते हैं उसको हम। तो देखिए कर्म कारक में यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कमल, देखिए कमल पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, ठीक है।
अब यहाँ पर भी जो आपका एक वाक्य है, कमल पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा जो विभक्ति है को की वो नहीं लगी हुई है। अब क्यों नहीं लगी हुई है, इसका भी एक विशेष कारण है, ठीक है। इसका क्या कारण है विशेष, जो मैंने यहीं पर आपको क्लियर कर दिया था कि जो सजीव कर्म होता है हमेशा उसी के साथ विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म होता है उसके साथ विभक्ति नहीं लगती है। अच्छा, सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हैं आप क्या? सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं? सजीव यानी कि जो सांस लेते हैं, जो एक तरह से खाना खाते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो होते सजीव। निर्जीव वो होते हैं जैसे जो आपके आसपास आपका टेबल, आपकी चेयर, आपकी कुर्सी, ठीक है। तो ये सब क्या है, निर्जीव है। तो कर्म कारक की विभक्ति जो है वो हमेशा सजीव कर्म के साथ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कमल पुस्तक को पढ़ता है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा होगा कि कमल पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको कह सकते हैं अप्राणीवाचक कर्म, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, अप्राणीवाचक कर्म, यानी कि जिसमें प्राण नहीं है, जो सजीव नहीं है, ठीक है। और कई कई जो वाक्य होते हैं उनमें दो कर्म होते हैं, कई कई वाक्य क्या होते हैं, उसमें दो कर्म होते हैं। तो जैसे जहां पर दो कर्म होंगे उसमें भी सेम होगा, जो आपका सजीव कर्म होगा उसमें विभक्ति लगेगी और जो आपका निर्जीव कर्म होगा उसमें विभक्ति नहीं लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए अध्यापक ने, ध्यान दीजिएगा, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, ठीक है। तो अध्यापक ने, अध्यापक क्या है, कर्ता है, तो उसके साथ कर्ता कारक की विभक्ति। बच्चों को, बच्चे क्या हैं, कर्म है, ठीक है। बच्चों को, बच्चे कर्म है, तो लेकिन बच्चे कैसे हैं, सजीव कर्म है, सजीव कर्म है, इसीलिए उनके उसके साथ को की विभक्ति लगी है। उसके बाद पाठ भी आपका कर्म है, ठीक है। पाठ भी आपका कर्म है, लेकिन पाठ आपका निर्जीव कर्म है, इसीलिए यहाँ पर, नहीं तो ऐसे हो जाता ना कि अध्यापक ने बच्चों को पाठ को पढ़ाया, ठीक है। अध्यापक ने बच्चों को पाठ को पढ़ाया, या माँ बच्चे को दूध को पिलाती है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो जो निर्जीव कर्म है, जैसे पाठ निर्जीव कर्म है, दूध निर्जीव कर्म है, तो उसके साथ को की विभक्ति नहीं लगेगी, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन रिवाइज जो किया है वो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए तो काफी अच्छा हो गया, उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें यहाँ तक अच्छे से समझ आ चुका है। बाकी का टॉपिक जो है आगे काफी लेंथी है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, तो उनको हम आगे समझेंगे। आज के लिए आप इसको अच्छे से घर पर पढ़ें, और इनमें कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें, अभी तक का जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो इस तरह से आज के सेशन में हम बहुत सारा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो कुछ हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, क्योंकि ये टॉपिक कारक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पूरे हिंदी व्याकरण में। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलकर जो है हमें समझ आते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप घर पर पढ़िए एक बार, और साथ ही मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, खास तौर पर अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, ग्रामर अगर आप पढ़ते हैं अंग्रेजी की, या हिंदी अगर पढ़ रहे हैं उसमें आप अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या होती हैं, प्रॉपर नोट डाउन करनी होती है, ताकि आप घर पर उनको पढ़ सकें, उनमें कोई चीज समझ में ना आए तो उसे पूछ सकें, ठीक है। तो आज भी जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है वो घर पर उसे रिवाइज करें, और साथ ही जो विभक्तियां हमने यहाँ पर बताई हैं, जो लास्ट सेशन में भी होमवर्क आपको दिया था, उसको फिर से आपको होमवर्क दे रही हूँ कि उन विभक्तियों को, उनके जो कारक हैं उनके साथ आप उनकी विभक्तियों को अच्छे से याद करें, और नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।